फ्रेंड्स, कल करियर अड्डा 121 में हमने अपना एक लेक्चर ग्रामीण विकास से रिलेटेड अपलोड किया था और आज उसी क्रम में हम दूसरा लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं और आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप इस चैनल से जुड़ेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्रों, जो ग्रामीण विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम गांधी जी का आता है। गांधी जी के ही जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि ग्राम विकास यानी ग्राम पंचायत का शुरुआत की थी, ग्राम विकास की शुरुआत की थी। और इसे लागू कब किया गया था? 11 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे शुरुआत हुई थी और यहाँ पे लागू हुआ था। और ग्राम पंचायतें हैं किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 4 में। आप इस बारे में कल डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे इस बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार बीएल मेहता समिति 1956 में गठित की थी। जो बीएल मेहता समिति गठित की थी, उस बीएल मेहता समिति ने त्रिस्तरीय, किस स्तर के? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था। उसी आधार पे आगे कार्य हो रहे थे, लेकिन कुछ समय के लिए कांग्रेस की सरकार चेंज हो गई और दूसरी सरकार आ गई। जब दूसरी सरकार आ गई तो दूसरी सरकार ने क्या किया? एक नई समिति गठित की और उस समिति का नाम क्या था? अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया, लेकिन यह सुझाव लागू नहीं हो सका। चाहे ये कह लीजिए कि जो उस समय जनसंघ या जनता दल की सरकार थी वो गिर गई और फिर से कांग्रेस की सरकार 1981 में आ गई, चाहे आप ये समझ लीजिए कि इनके सुझावों को माना नहीं गया। इसके तुरंत बाद कुछ दिनों बाद एक और समिति आई, राव समिति। राव जो समिति आई, उस राव समिति ने 1985 में पंचायतों से संबंधित कुछ सुझाव दिए और इसके बाद सिंघवी समिति आई, उन्होंने भी सुझाव दिए 1987 में। फिर इसके बाद पीके थुम्मन समिति आई 1988 में। इन समितियों का आर्डर अरेंज करने के लिए आता है, इसलिए मैंने सभी को बता दिया कौन सी समिति कब आई थी, कौन सी समिति ने क्या सुझाव दिया था। इसके बारे में वैसे हम पीछे डिस्कशन कर चुके हैं। फिर भी इनके अरेंज करने के क्रम में हमें इनके सन पता होने चाहिए और इनके नाम पता होने चाहिए। अब हम आते हैं अपने लेक्चर के दूसरे पार्ट में, जहां हम बात कर रहे थे ग्राम पंचायतों की। ग्राम पंचायतों के क्रम में हम दूसरे स्तर पे आ गए, यानी कि लेवल 2 पे आ गए। अब जब हम लेवल 2 पे आ गए तो लेवल 2 में क्या आता है? क्षेत्र पंचायत। अब क्षेत्र पंचायत जैसे ग्राम पंचायत होती थी, वैसे हम क्षेत्र पंचायत के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जैसे हमने कल ग्राम पंचायतों के बारे में अध्ययन किया था। ये भी बीएल मेहता की समिति के सुझाव पे ही लागू हुआ। सारी समितियां आई, सबने सुझाव दिया, लेकिन वास्तव में इफेक्टिव किसकी रही? बीएल मेहता, बलवंत राय मेहता समिति का सुझाव ही मान्य हुआ। और उसी आधार पे कब? 1992 में संविधान में संशोधन किया गया और 73वां जो संविधान संशोधन किया गया उसमें पंचायतें जोड़ी गई और उसे अनुच्छेद 343 में रखा गया। उसी क्रम में हम आगे बात करते हैं दूसरे स्तर की, क्षेत्र पंचायत की। क्षेत्र पंचायत आप जानते हैं, जैसे कई गांवों से मिलकर ग्राम पंचायत बना करती थी, उसी प्रकार कई ग्रामों को मिलाकर यानी ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बनता है? ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बनता है? क्षेत्र पंचायत बनती है। क्षेत्र पंचायत को हम क्या कहते हैं? विकास खंड कहते हैं। क्षेत्र पंचायत को हम क्या कहते हैं? विकास खंड कहते हैं। विकास खंड एक जिले में कई होते हैं। हम एक विकास खंड का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक विकास खंड में जैसे ग्राम पंचायत में ग्राम सदस्यों और ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, उसी प्रकार उसी समय क्षेत्र पंचायत के भी चुनाव होते हैं और क्षेत्र पंचायत के उन सदस्यों का चुनाव होता है जो कि क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का
निर्वाचन करते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, बीडीसी। उन्हें क्या कहा जाता है, बीडीसी। ये प्रत्येक ग्राम पंचायत के अलग अलग वार्डों में अलग अलग व्यक्ति चुने जाते हैं और यही व्यक्ति आगे चलकर किसका चुनाव करते हैं, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। मीन्स जो बीडीसी का चुनाव होता है वो डायरेक्ट पब्लिक द्वारा होता है, जनता द्वारा होता है। लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है ये डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं होता, ये इन्हीं बीडीसी मेंबर में से एक को इन्हीं के द्वारा चुना जाता है। बीडीसी मेंबर में से एक को इन्हीं बीडीसी मेंबर द्वारा चुना जाता है और वो क्या बनता है, ब्लॉक का प्रमुख बनता है। अब ब्लॉक का प्रमुख जब बन जाता है तो उसके फिर कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ग्राम पंचायतों के कार्य स्टार्ट होते थे वैसे अब क्षेत्र पंचायत के कार्य स्टार्ट हो गए। क्षेत्र पंचायत के कार्यों में सबसे पहला कार्य क्या है, क्षेत्रीय विकास से संबंधित योजनाएं बनाना। क्या बनाना, क्षेत्रीय विकास से संबंधित योजनाएं बनाना और सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। और इसके अलावा और भी इनके कार्य होते हैं, जैसे क्या, स्वास्थ्य व्यवस्था को देखना, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा में प्राइमरी शिक्षा, ठीक है, शिक्षा में कौन सी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की देखरेख करना, संचार के साधनों की व्यवस्था करना, स्वच्छता का ध्यान देना, ठीक है। इसी के साथ साथ ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण भी करना क्षेत्र पंचायत के सदस्यों तथा क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का कार्य होता है। अलग अलग समितियां बना करके ये सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, स्वच्छता और ग्राम पंचायतों का निरीक्षण। अब बीडीसी के चुनाव के बारे में हम आपसे बता ही चुके हैं। जब ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है, ग्राम पंचायतों के चुनाव के साथ या जिला पंचायत के चुनाव के साथ साथ ये बीडीसी मेंबर का भी चुनाव होता है और बीडीसी मेंबर बाद में किसका चुनाव करते हैं, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। और ये चुनाव हमने बता दिया था कि इनडायरेक्ट मेथड से होता है, यानी कि जो जनता द्वारा बीडीसी मेंबर चुने जाते हैं उन्हीं के द्वारा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किया जाता है। और ब्लॉक प्रमुख में एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसे बीडीओ कहते हैं। बीडीओ ही उस पूरे क्षेत्र पंचायत में विकास की योजनाओं को या सरकार के द्वारा भेजी गई योजनाओं को या सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को लागू करवाता है और लागू करने में यही सदस्य जो ब्लॉक प्रमुख या क्या कहते हैं क्षेत्र पंचायत के सदस्य इनकी मदद करते हैं। इन्हीं की सहायता से स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और स्वच्छता जैसे कार्यों में सुधार होता है। अब ये तो हो गई क्षेत्र पंचायत की बात। अब हम आते हैं जिला पंचायत में। अब हम कहाँ पे आते हैं, जिला पंचायत में। जिला पंचायत विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का एक जिले लेवल का उच्च स्तर होता है। जिले लेवल का क्या होता है, उच्च स्तर होता है। ये विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था क्या होती है, जब शासन को कई भागों में क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, तो उसे विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे अगर जिले में बात करें तो जिला पंचायत, जिले में बात करें तो किसकी, जिला पंचायत की, क्षेत्र पंचायत की, और इसी तरह हमारा क्या होती हैं, हमारी जो पंचायतें होती हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है। अब इस तरह से क्या किया जाता है, शासन व्यवस्था को निचले स्तर से ऊपर के स्तर को ले जाना या ऊपर के स्तर से निचले स्तर में तोड़ देना ही विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहलाती है। अब प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होती है। कोई भी जिला हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो कैसा भी हो, सभी में क्या होगा, एक जिला पंचायत होगी, ठीक है। और जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, ठीक है। अब जो चुने हुए सदस्य होते हैं और जिले के शासक और विधायक जो होते हैं, अब क्या होता है, जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनसे क्या बनती है, एक
एक क्या बनती है, जैसे हमारे यहाँ नगर निगम होता है, नगर निगम में एक बैठक आयोजित की जाती है, यानी कि जिला पंचायत बनती है। यानी कि क्या बनती है, जिला पंचायत बनती है। क्या बनती है, जिला पंचायत बनती है। जो जिला पंचायत बनती है उस जिला पंचायत में कौन कौन होता है, आप पहले देखिए, चुने हुए सदस्य होते हैं। पहली बात चुने हुए सदस्य होते हैं। दूसरे क्या, जिला के शासक और विधायक होते हैं। और ये चुने हुए सदस्य क्या करते हैं, उन्हीं अपने में से, जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं उन्हीं अपने में से एक को क्या करते हैं, जिला अध्यक्ष चुनते हैं, और एक क्या करते हैं, जिला उपाध्यक्ष चुनते हैं। जो जिला अध्यक्ष चुनते हैं वही जिला अध्यक्ष क्या करता है कि ये जितनी भी जिला पंचायत की बैठकें होती हैं, जिला पंचायत की जो बैठकें होती हैं उनका संचालन करता है और उनकी अध्यक्षता करता है। और इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कब से होता है, चुनाव होने के बाद जो पहला अधिवेशन हो जाता है, चुनाव के पहले अधिवेशन के बाद से ये कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। अब हम अगर बात करें कि अगर किसी कारण से जिला पंचायत विघटित हो गई, किसी कारण से मान लो जिला पंचायत विघटित हो गई, तो जिला पंचायत विघटन के 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव कराना आवश्यक होता है। और ये चुनाव कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य सरकार की आज्ञा के अनुसार इसका चुनाव तुरंत 6 महीने के अंदर कराना आवश्यक होता है। और कार्य करने के लिए इसमें कई सारी समितियां बनाई जाती हैं, जैसे एक प्रशासनिक समिति होती है, दूसरी कृषि समिति होती है, तीसरी शिक्षा समिति होती है, चौथी सहकारिता समिति होती है, और 5वीं वन समिति होती है। इसी प्रकार स्वास्थ्य समिति होती है। स्वास्थ्य में महिला और बाल कल्याण का विशेष ध्यान दिया जाता है। संचार और संपर्क की समितियां बनाई जाती हैं, जिससे प्रशासन व्यवस्था को भी देखा जा सके, कृषि व्यवस्था को भी देखा जा सके, शिक्षा व्यवस्था को भी देखा जा सके, सहकारिता व्यवस्था को भी देखा जा सके, और वन क्षेत्र और वन से होने वाले कार्यक्रमों को, उनके संरक्षण को, उनके बढ़ाने के कार्यक्रम को भी देखा जा सके। और जिले में तमाम प्रकार की बीमारियां आती रहती हैं, उनमें सुधार हो, महिलाओं की जो मृत्यु दर बढ़ी है उनमें सुधार हो, जो बाल कल्याण है उनमें सुधार हो, और संचार के साधनों में सुधार हो, संपर्क मार्गों में सुधार हो। ये सारे काम समितियों के माध्यम से कौन करते हैं, जिला पंचायत करती है। समितियों के माध्यम से कौन करती है, जिला पंचायत करती है। ठीक है। और इनके कार्यों में जो इनके कार्य हैं उनमें प्रमुख कार्य कुछ आप जानते ही हैं, शिक्षा, सिंचाई, पशुपालन और क्षेत्र पंचायतों का निरीक्षण। प्रमुख कार्य में इनमें क्या है, जो जिला पंचायत के प्रमुख कार्य हैं, शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करना, दूसरा सिंचाई व्यवस्था की देखरेख करना, तीसरा पशुपालन व्यवस्था की देखरेख करना, और वहाँ के लोगों को समझाना, उनको लोन अवेलेबल कराना, उनसे होने वाले लाभ के बारे में बताना, और उनके स्वास्थ्य आदि का भी ध्यान देना काम होता है। ध्यान देने का भी काम होता है। और क्या प्रमुख काम होता है, क्षेत्र पंचायतों का निरीक्षण। जो ब्लॉक प्रमुख या ब्लॉक के सदस्य जो काम कर रहे हैं, जो योजनाएं बना रहे हैं, वो किस तरह से क्रियान्वित हो रहे हैं, उनका भी निरीक्षण करना जिला पंचायत का कार्य होता है। और क्योंकि ब्लॉक प्रमुख भी जिला पंचायत का मेंबर यानी कि सदस्य होता है। ठीक है। और फिर ये जो निरीक्षण कार्य होता है उसकी एक रिपोर्ट बना करके राज्य सरकार को सूचना देता है। कौन देता है, जिला पंचायत देती है। राज्य सरकार को सूचना देते हैं कौन, जिला पंचायत समितियां और सदस्य देते हैं। ठीक है। और पंचायतों का चुनाव जो होता है वो राज्य निर्वाचन, मैंने बताया, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में कराया जाता है। इस बारे में आप लोग जानते हैं। ये पंचायतों के चुनाव के साथ साथ होता है। अब यहाँ से हमारे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर समाप्त होता है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हैं कि 74वां संविधान संशोधन किया गया था। 73वें के साथ साथ कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 74वां संविधान संशोधन किया गया था। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, 1992 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नगर पालिकाओं को और किसको, नगर निगम को।
नगर पालिकाओं और नगर निगम को क्या किया गया था? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 1 जून 1993 से लागू हुआ। मतलब संशोधन कब हुआ? 1992 में बिल पेश हुआ और वो बिल कब फाइनल लागू हुआ? 1 जून 1993 को लागू हुआ। और इसे जो ये व्यवस्था आर्टिकल किसमें की गई? 74 में की गई संविधान संशोधन के द्वारा। उनको कहाँ जोड़ा गया? उनको जोड़ा गया, कहाँ जोड़ा गया? आप देख रहे हैं 243, कहाँ जोड़ा गया? 243 ता से लेकर के 243 या छा तक कहाँ जोड़ा गया? 243 ता से लेकर 243 या छा तक जोड़ा गया। और इसी के साथ ही संविधान में क्या जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए? 18 विषय रखे गए। ये 18 विषय किससे संबंधित हैं? नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित हैं कि यहाँ किस प्रकार से काम होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो सूचियाँ जोड़ी गई उनके आधार पे, जैसे हमने भी बताया था कि जब हम ग्राम पंचायतों की बात करते हैं तो सबसे छोटे स्तर की पंचायत कौन थी? ग्राम पंचायत थी, फिर क्षेत्र पंचायत थी, फिर जिला पंचायत थी। उसी प्रकार जब 74वें संविधान संशोधन में आते हैं, सबसे छोटे स्तर में क्या है? नगर पंचायत। सबसे छोटे स्तर में क्या है? नगर पंचायत। अब जो नगर पंचायत है, ये नगर पंचायत ग्राम पंचायत की ही तरह, जैसे जिला पंचायत से सबसे छोटी इकाई होती है, वैसे ये भी छोटी इकाई होती है। तो नगरीय स्थानीय स्वशासन में, जो नगरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था हुई, उसमें नगर पंचायत सबसे निचले स्तर की व्यवस्था है। किस स्तर की है? सबसे निचले स्तर की व्यवस्था है और सबसे निचले स्तर पर कार्य करती है। और नगर पंचायत एक ऐसा क्षेत्र होता है जो संक्रमणीय होता है। संक्रमणीय का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। संक्रमणीय का मतलब होता है कि जो गांव होते हैं, क्या होते हैं? जो गांव होते हैं, इनकी जनसंख्या धीरे धीरे क्या होती है? इनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते जब जनसंख्या ये 5000 के ऊपर हो जाती है और नगर जैसी सुविधाएं हो जाती हैं। क्या होती हैं? नगर जैसी सुविधाएं बढ़ने लगती हैं। यानी कि यहाँ पे कृषि कार्य कम होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? कृषि कार्यों में कमी होने लगती है, यानी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। तो गांव क्या होते हैं? गांव नगर में परिवर्तित होने लगते हैं। गांव किस में परिवर्तित होने लगते हैं? नगर में परिवर्तित होने लगते हैं। यानी कि यहाँ पे नगर में 2 तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। कैसी कैसी चीज देखने को मिलती है? पहली चीज कि यहाँ गांव की भी छवि होती है और दूसरा गांव के साथ साथ यहाँ नगरों की भी छवि होती है। यानी इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? संक्रमणित क्षेत्र कहा जाता है। संक्रमणित क्षेत्र मतलब क्या होता है कि आधा क्षेत्र इधर का और आधा क्षेत्र इधर का, मतलब 2 तरह के कल्चर जब एक जगह मिलते हैं वो संक्रमण होता है। वहाँ कृषि भी होता है, व्यापार भी होता है, अन्य गतिविधियाँ भी होती हैं जो दोनों से रिलेटेड है, गाँव से भी रिलेटेड है, शहर से भी रिलेटेड है। तो उन्हें संक्रमणीय क्षेत्र कहा जाता है और उन्हें नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है। आबादी कितनी होनी चाहिए? 5000 से 1 लाख के मध्य होनी चाहिए, तभी उनको क्या किया जाता है? नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, जो नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है उसमें सबसे पहली बात हम कर लेते हैं नगर पंचायत के गठन की। नगर पंचायत के गठन कौन करता है? राज्य सरकार करती है। नगर पंचायत का गठन कौन करता है? राज्य सरकार करती है। और राज्य सरकार ही निर्धारित करती है कि नगर पंचायत में कितने सदस्य होंगे। यही निर्धारित कौन करती है? राज्य सरकार निर्धारित करती है। और उनके निर्वाचन की प्रक्रिया भी कौन निर्धारित करती है? राज्य सरकार निर्धारित करती है। ठीक है, और इसकी अधिसूचना सरकार को गजट में अधिसूचित करनी होती है कि हमने किस क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा दिया है और उसमें कितने सदस्यों की संख्या रखी है या निर्धारित की है। मतलब मिनिमम संख्या कितनी हो सकती है? 10 और मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 24। मतलब कि किसी भी नगर पंचायत में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 24 हो सकती है और कम से कम कितनी हो सकती है? 10 हो सकती है। अब दूसरी इसमें अगर बात करते हैं पदेन सदस्यों की, ये तो हो गए निर्वाचन की बात। इसमें लोकसभा और राज्यसभा, जो नगर पंचायत बनती है
नगर पंचायत में जो पंचायत में भाग लेने वाले सदस्य हैं उनमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। अब लोकसभा और राज्यसभा के कौन से सदस्य? ये वही सदस्य जो उस क्षेत्र से क्या हैं, या तो एमपी हैं या तो एमएलए हैं, यानी कि उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी इस पंचायत में पदेन सदस्य होते हैं। अब राज्यसभा के और परिषद के पंजीकृत सदस्य, किसके? राज्यसभा और परिषद के पंजीकृत सदस्य भी नगर पंचायत के सदस्य होते हैं। इसके अलावा कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्यों में 2 से 3 सदस्य का मनोनयन कौन करती है? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जिनको नगर पालिका प्रशासन का अनुभव हो, ऐसे सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत कर दिया जाता है। कहाँ? नगर पंचायत के क्षेत्रों में सदस्य के रूप में। अब एक और शब्द आता है, आप लोगों ने सुना होगा, वार्ड। वार्ड क्या होता है? मान लो कहीं किसी जिले में या किसी ग्राम में या किसी नगर क्षेत्र में जो जनसंख्या होती है उन्हें समान जनसंख्या के क्षेत्र में क्या किया जाता है? समान जनसंख्या के क्षेत्र में एक प्रादेशिक क्षेत्र के रूप में क्या कर दिया जाता है? विभाजित कर दिया जाता है और उसे वार्ड कहा जाता है और उनको नंबर दे दिया जाता है 1 2 3 4 5। ये डिपेंड करता है कि कितनी जनसंख्या है, उसी आधार पे क्या कर दिया जाता है? उनकी संख्या निर्धारित कर दी जाती है कि कितने वार्ड बनेंगे और प्रत्येक वार्ड से कितने सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि जो नगर पंचायत के सदस्य हैं, जो निर्वाचित होने के लिए उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए? तो नगर पंचायत के सदस्यों के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि उनका नाम नगर निर्वाचन सूची में होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है, जो भी चुनाव लड़ेगा उस क्षेत्र की जो नगर निर्वाचन सूची है उसमें उसका नाम होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। बिना 21 वर्ष की आयु के वो इस चुनाव में भाग नहीं ले सकता। तीसरी बात क्या होती है? राज्य विधानमंडल के सदस्य। राज्य विधानमंडल के सदस्य कौन होते हैं? जैसे कि आपके विधायक, वो जो योग्यता रखते हैं, यानी कि किसी प्रकार का कर्ज ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो, वो उनके बराबर योग्यता होनी चाहिए, तब जा कर के वो क्या कर सकते हैं? नगर पंचायत के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। और नगर पंचायत के प्रमुख कार्यों के बारे में अगर वर्णन किया जाए तो उनका काम क्या होता है? जैसे पार्कों का निर्माण करना, पशु चिकित्सालय खोलना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, जनमत प्रमाण पत्र बनाना, अग्निशमन आदि के साधनों को व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं इसमें करनी होती हैं। तो आज दोस्तों ग्राम विकास के क्रम में इतना ही। पिछले वीडियो में कुछ प्रोनाउंसिएशन की गलती हो गई थी, जैसे मैंने 2 अक्टूबर को 20 अक्टूबर बोल दिया था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। एक जगह पे मैंने 40 को 14 बोल दिया था, वो बगल में सीट लग रही थी तो मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा भंग हो गया था। तो दोस्तों उस बात को अवॉइड करिए, जो लिखा था वो सही था। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई गलती नहीं होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आपको एग्जाम तक, आपके लक्ष्य तक पहुंचा करके ही हम दम लेंगे। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।